सीमा, प्लीज स्टार्ट। नमस्कार, आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जी जयंती उत्सव कार्यक्रम में स्वागत है। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। इसी गुरु मंत्र के साथ आशा रूपी संचालक शक्ति को जीवन का मंत्र बनाते हुए हम आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। बीडीएम इंटरनेशनल के हिंदी विभाग की ओर से मैं सीमा सिंह, प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदया, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इंचार्ज ऑफ सेकेंडरी मैम का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के पावन दिन ही हिंदी साहित्य के महान उपन्यास सम्राट, आधुनिक कथाकार, युग परिवर्तक मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। सावन की बदली से घिरे चांद के समान ही उनका जीवन था। उनके साहित्य में सूर्य की ऊर्जा के साथ साथ चांद की शीतलता भी थी। आज की पीढ़ी को प्रेमचंद के कथा साहित्य से रूबरू कराने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को शत शत नमन करते हुए अपने इस छोटे से कार्यक्रम के द्वारा इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओवर टू भारती। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में हुई थी। वे एक अध्यापक, लेखक और एक पत्रकार थे। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न या मध्यम वर्ग का चित्रण है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार हैं: बड़े घर की बेटी, बड़े बाबू, मंदिर और मस्जिद, ईदगाह आदि। इन्हें हिंदी साहित्य का कथानायक और उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की कुछ कविताएं। कलम के जादूगर, अच्छा है आज आप नहीं हो, अगर होते तो बहुत दुखी होते। आपने तो कहा था कि खलनायक को तभी मरना चाहिए जब पाठक चीख चीख के बोले, मार मार इस कमीने को। पर आजकल तो खलनायक क्या, नायिकाओं को भी जब चाहे तब मार दिया जाता है, फिर जिंदा कर दिया जाता है और फिर मार दिया जाता है, और फिर जनता से पूछने का नाटक होता है कि अब इसे मारा रखा जाए या जिंदा रखा जाए। सच, आपकी कमी सदा खलेगी हर उस इंसान को जिसे मोहब्बत है साहित्य से, सपनों से, समाज से, पर समाज के तथाकथित सुधारकों से नहीं। है कलम के सिपाही, आज के दिन आपका सबसे छोटा बालक आपके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन सादर समर्पित करता है। धन्यवाद। Seema ma'am, will we go to the next? Yes, ma'am. Yes, ma'am. She's really Yes, well. ma'am. Beautifully she has presented. Yes. I really enjoyed अच्छा, and I बड़े घर की बेटी नाटक कक्षा 10वीं के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया है, और मैं ज्यादा इस पर न बोलते हुए सीधे आपको नाटक का आनंद करवाती हूँ। विक्रम सर, नाटक प्रस्तुत आज हम कीजिए। कक्षा 10 की ओर से प्रेमचंद जयंती के इस अवसर पर प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी को नाटक के रूप में दर्शाने जा रहे हैं।
बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से है, जिसमें प्रेमचंद ने दर्शाया है कि कैसे एक बड़े घर की बेटी अपनी सूझबूझ बुद्धिमानी से घर को टूटने से बचा लेती है। तो चलिए देखते हैं। बेनीमाधव सिंह गांव के जमींदार और नंबरदार इंसान थे। उनके दो बेटे थे, श्रीकांत सिंह और लाल बहारी सिंह। श्रीकांत सिंह पढ़ा लिखा और दफ्तर में काम करने वाला था। वह पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं का विरोधी था और सम्मिलित कुटुंब का वह एकमात्र उपासक था। इसी सोच के कारण गांव की अधिकतर महिलाएं उसे पसंद नहीं करती थी। और लाल बहारी दोहरा बदन का सजीला हुआ जवान था, भरा हुआ मुखड़ा और चौड़ी छाती। दूसरी तरफ आनंदी उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी के पिता भूप सिंह को श्रीकांत का व्यवहार बेहद पसंद आया था और उन्होंने आनंदी की शादी श्रीकांत के साथ ही तय कर दी। शादी के काम खत्म होने पर आनंदी घर में प्रवेश करती है और चारों तरफ देखने लगती है। ये कैसा घर है? मैं तो अपने साथ रेशमी स्लीपर्स लाई, बगीचे में टहलूंगी। यहाँ तो ठीक से खिड़कियां भी नहीं है। यहाँ रहना आनंदी के लिए मुश्किल था, क्योंकि वह ठहरी उच्च कुल की लड़की। पर आनंदी खुद को इस घर की आदत दिलवा रही थी। पर एक दिन लाल बहारी दो चिड़िया लेकर घर पे आता है। अरे अच्छा सुनो, ये दूधो चिड़िया जा रहे हैं, ठीक है? अब तुम्हारा काम है दूधो चिड़िया को पका दो, तो एकदम मस्त बढ़िया पका दो, खा के स्वाद आ जाए, ठीक है? कहे बोल रहे बहुत तेज लगा है, हम बहुत खा के, ठीक है? अब ये बना दो, बनाने का काम तुम्हारा और खा के मस्त मजे लेने का काम हमारा, ठीक है? अरे सुता सही की है, आनंदी तो बड़े घर की बेटी थी, वह किफायत के बारे में क्या जाने। उसने पाव भर की पूरा मांस में डाल दिया और भोजन लेकर लाल बहारी के पास गई। ये लीजिए खाना। अरे खाना तैयार है भाभी, वाह वाह, दुकान तो बड़ी अच्छी आ रही है। दाल भी बनाई हो, दाल में घी काहे नहीं छोड़ी हो तुम? है घी तो मैंने पूरा मांस में डाल दिया। अरे परसों ही तो लाए थे, इतनी जल्दी कैसे खत्म होएगा? आज तो कुछ पाव ही घी था, इसलिए मैंने पूरा डाल दिया। मेम साहिब, तुमको बचत के बारे में कछु पता है कि नहीं? ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे मायके में घी की नदियां बहती रहती हैं। हाथी मरा तो भी 9 लाख का। मेरे मायके में तो इतना घी नाई ही खा जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। लाल बहारी को इतना गुस्सा आया कि उसने चप्पल खोलकर आनंदी की ओर फेंका। आनंदी ने हाथ सामने रखा तो खैर उसका चेहरा तो बच गया, पर हाथ में काफी चोट आई। वह गुस्से से अपने कमरे में चली गई और 2 दिन तक ना उसने कुछ खाया ना पिया, बस अपने पति के आने का इंतजार करती रही। शाम को श्रीकांत घर आया और वह घर में सबके साथ खाने बैठ गया। भैया जी, भाभी जी को कह दीजिएगा कि वो अपना मुंह संभाल कर बात करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा, बहुत है अनर्थ। हाँ वही तो, बहू बेटियों का ये व्यवहार अच्छा नहीं तो मर्दों के मुंह लगे। आखिर बात का हुई? अरे हम कुछ नहीं किए, आप है आके हमसे जबान लड़ाना शुरू हो गई। अरे मायके के सामने हमको कछु समझती है क्या? श्रीकांत ने सबकी बात चुपचाप सुन ली और खाना खत्म करके अपने कमरे में आनंदी के पास आया। बहुत प्रसन्न है, लेकिन ये तुमने कहाँ घर पे उपद्रव मचा के रखा है? हाँ, जिसने तुमसे ये आग लगाई है ना, उसे पाऊं तो उसका मुंह झुलस दूं।
अरे इतना गर्म काहे होती हो? तनिक बात तो करो। क्या कहूँ मैं? ये तो मेरे भाग्य का ही फेर है, वरना एक गवारा छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने की भी लियाकत नहीं है, वो मुझे खड़ाऊ मार कर यूं अकड़ाता। सब बात साफ साफ कहा, हमको थोड़ी कुछ पता है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने का, मैंने पकाया, बस पाव भर का घी था, तो मैंने पूरा घी मांस में ही डाल दिया। फिर मैं खाना लेके गई उसके पास और वो बोलने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है, तो मैंने बोला कि बस पाव भर का घी था, तो मैंने पूरा मांस में डाल दिया। इतनी सी बात पर वो मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी कह दिया कि मेरे घर में इतना सा घी तो ना ही खा जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक के मारा। अगर मैं हाथ से ना रोकती तो मेरा सर फट जाता। अब तुम उसी से जाके पूछ लो मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। यहाँ तक हो गया उस छोकरे का ई साहस। श्रीकांत को पूरी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह दूसरे दिन प्रातःकाल अपने पिता के कमरे में गया। बाबूजी, अब इस घर में हमरा निभाना होगा। क्यों भाई? बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बात करोगे? हैं? स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको ज्यादा सर पर बिठाने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ, तो हमको भी पता है कि आपके आशीर्वाद से हम इतने भी बड़े मूर्ख नहीं, और हमारे ही समझाने बुझाने पर इस गांव के कई घर संभले हैं। किंतु उस स्त्री जिसकी मर्यादा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके खिलाफ में पशुवत व्यवहार कदापि सहन नहीं कर सकता। और ये मेरी मानिए, मैं अब स्वयं लाल को दंडित नहीं करना चाहता। वह तुम्हारा ही भाई है, उसे डांटो, फटकारो, जो करो, पर घर छोड़कर मत जाओ। लाल बिहारी को अब हम अपना भाई नहीं समझते। एक स्त्री के पीछे तुम पगला गए हो? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। उनके घर में एक स्त्री के कारण बाप बेटे में लड़ाई हो रही थी। ये पूरे गांव के लिए रोमांचक बात थी। कोई ना कोई इंसान किसी न किसी काम के बहाने उनके घर में आ जा रहा था। बेनी माधव को ये बात समझ आ गई और वह शांत तरीके से श्रीकांत से बात करने लगा। बेटा, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, पर अब तो हो गया उससे अपराध, अब कुछ नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान लोग मूर्ख की बातों पर ध्यान नहीं देते। उससे जो गलती हो गई है उसे माफ कर दो। बड़े होना, बड़े होने के नाते उसे माफ कर दो। उसकी इस दुष्टता को हम कदापि सहन नहीं कर सकते। अब या तो घर में वो रहेगा या तो हम। अगर आपको वो इतना ही प्यारा है तो कहिए हम चले जाते हैं, हम अपना भार स्वयं संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपको हमका रखना है तो कहिए वो जहां चाहे चला जाए। यह मेरा अंतिम निश्चय है। जब बेनी माधव सिंह और श्रीकांत ये सब बात कर रहे थे तब लाल बहारी दरवाजे पर ही खड़ा ये सब सुन रहा था। जिस भाई ने कभी उसे उच्च स्वर पे डांटा भी न था, उसके मुंह से उसकी शक्ल भी न देख पाने की बात सुनकर लाल बहारी को बहुत दुख हुआ और उसे अपनी गलती का पश्चाताप भी हो रहा था। वह अपने आंसू पोंछकर आनंदी के कमरे में जाता है। भाभी, भैया हमारे साथ और इस घर में नहीं रहना चाहते, ना ही वो हमारी शक्ल देखना चाहते हैं। भाई तो पैदाइशी बेवकूफ हूं। हमसे जो अपराध हुए उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हो सके तो हमको माफ कर देना। आनंदी ने ही उसकी शिकायत की थी, पर उसको पता न था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अब वह पछता रही थी क्योंकि उसका स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह इन झगड़ों को देख नहीं पा रही थी। आनंदी सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए कि तब तक श्रीकांत कमरे में आता है। सुनिए, लाल बाहर खड़े होके बहुत रो रहे हैं। हम क्या करें? भीतर बुला लो, मेरे जीभ में आग लगे।
पता नहीं मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। हम ना बोलेंगे। पछताओगे, उसे बहुत ग्लानि हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो चल दे। भाभी, भैया को हमारा प्रणाम दे देना, हम जा रहे हैं। लाल बहारी दरवाजे के बाहर जा ही रहा था कि आनंदी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, हमको जाने दीजिए भाभी, हम जा रहे हैं। हम उस जगह जा रहे हैं जहां कोई हमारा मुंह ना देखे। हम आप लोग के साथ रहने के योग्य नहीं है। हम हमें जाने दीजिए भाभी, जाने दीजिए। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे मत बढ़ना। भाभी, भैया जब तक हमको माफ नहीं कर देते ना, हम ये घर में एक कदम वापस नहीं रख सकते हैं। एक भी कदम वापस नहीं रख सकते तब तक, जब तक भैया हमको माफ नहीं कर देते। रुक जाओ भैया, आप हमको जो दंड देना चाहते हैं दे दीजिए, परंतु ऐसा कभी मत फिर से कहिएगा कि आपको हमारा मुंह नहीं देखना है। कृपा करके कभी ऐसा फिर से मत कहिएगा भैया, कृपा करिएगा हम पे। कोई बात नहीं लाल, तुम बिल्कुल चिंतित ना हो। भैया धन्यवाद। ये सब देखकर श्रीकांत का हृदय पिघल जाता है। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। बिगड़ा हुआ काम देखो कितने अच्छे से संभाल लिया। पूरे गांव ने उनकी ये बात सुनी और सब बोलने लगे कि बड़े घर की बेटियां तो ऐसी ही होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये नाटक देखकर खुशी हुई हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों। बड़े घर की बेटी, जहां लेखक ने बताया कि संस्कारों से धनी होना ही सबसे बड़ा धन है। संस्कारी महिला जिस प्रकार आत्मसम्मान के लिए रौद्र रूप धारण करती है, वही सच्चे पश्चाताप को देखकर संयुक्त परिवार को टूटने नहीं देती है। हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जहां कक्षा 9वीं के बच्चे बेताबी से अपनी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। आज प्रेमचंद के अपार कथा साहित्य से जोड़ते हुए ये बच्चे उनकी श्रेष्ठ कहानियों का यहाँ वाचन प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, मैम सीमा मैम, यस मैम, मैं यस कहना मैम, चाहूंगी यस कि मैम, बच्चों ने बहुत बहुत सुंदर तरीके से ये यस नाटक किया है। यस मैम, हम लोग वाकई बहुत में मेहनत करते प्रशंसा हैं। के लिए थैंक यू। मतलब मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ कि इन बच्चों को वाकई में कुछ सर्टिफिकेट या कुछ अगर हम दे सके तो देना चाहिए। एंड yes, देन उनका ये जो इच्छा है या प्रोत्साहन जो आप देती हैं उसकी भी मैं Yes, बहुत ma'am. कदर करती हूँ। मैम गुड मॉर्निंग मैम। धन्यवाद मैम। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मैं मच रुक मैम। नहीं पा रही हूँ, ये मेरी वैसे रिकॉर्डेड वर्जन है, मैं विक्रम Thank सर you, से ma'am. मंगवा के मैं जरूर देख लूंगी। थैंक यू मैम। मेरा एक्चुअली थैंक यू मैम। थैंक यू कुछ मैम। मीटिंग आ रहा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद Thank धन्यवाद you, ma'am. मैम। आपके बहुत Thank आपके you, ma'am. आपके मार्गदर्शन में ही हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं मैम। बच्चे बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत ही बस उनकी क्वालिटीज Yes, है ma'am. जो हम लोग एक्चुअली स्कूल रहते जो बढ़ा लेते हैं। मेरे को तो लगता है ऑनलाइन भी हम वही कोशिश कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत Yes, ma'am. सुंदर तरीके से इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बहुत मैम, बहुत हाँ शुक्रिया मैम। मैम। मैं निकलना चाहूंगी। Thank you. थैंक यू। हाँ धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू Thank you, चिल्ड्रन। ma'am. थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। विक्रम सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सीमा अब हम अपने कार्यक्रम के अगले चरण में पदार्पण करते हैं, जहां हमारे निर्णायक गण के रूप में प्रियंका मैम उपस्थित हैं। प्रियंका मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी विभाग की ओर से। दूसरे निर्णायक गण के रूप में हमारे सामने नीलिमा आर्या मैम अपर प्राइमरी में जो पढ़ाती हैं, और आप लोग इनके मार्गदर्शन में ही यहाँ तक पहुंचे हैं।
और तीसरे निर्णायक गण के रूप में हमारे सामने इंद्रजीत सर हैं, जो जिनको इन सब कार्यक्रमों में काफी रुचि है। और जब उन्होंने कल सुना कि मैं इस कार्यक्रम को करवा रही हूँ तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए और कहे कि नहीं, मैं जरूर इस कार्यक्रम को देखने आऊंगा और आपकी ईदगाह कहानी अगर है तो जरूर आनंद दूंगा। सबसे पहले मैं सच्चाई का उपहार समूह से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी कहानी प्रस्तुत करें। निर्णायक गण आप तैयार हैं? निर्णायक गण आप तैयार हैं? हाँ मैम, हाँ मैम। मैम, मैं प्रियंका मैम को देख पा रही हूँ। प्रियंका मैम, यस प्रिया, अच्छा माइक म्यूट है शायद मैम। प्रियंका मैम, हम हाँ मैं शुरू करें मैम? प्रियंका मैम जी शुरू करिए। हाँ, धन्यवाद मैम। सच्चाई का उपहार समूह अपनी प्रस्तुति शुरू करें। सुप्रभात, हम कक्षा 9 भाग 1 के विद्यार्थी हैं। आज प्रेमचंद जयंती के शुभ अवसर पर हम प्रेमचंद जी की हस्तलिखित कहानी सच्चाई का उपहार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुंशी जी मदरसे के प्रधानाध्यापक थे। उन्हें बागवानी से कुछ व्यसन था। वे क्यारियों में फूल और पत्तियां तथा लगा रखी थी और कभी कभी वे विद्यार्थियों की सहायता ले लिया करते थे। मुंशी जी कहते हैं, चलो हम बगीचे में को सींचते तथा साफ करते हैं। तभी एक विद्यार्थी जिसे अमीरी का अभिमान था, कहता है, हम नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ काम है, माँ। तभी मुंशी जी कहते हैं, तुम लोग हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाते हो, तुम्हें बगीचे से रुचि होनी चाहिए। एक दिन जगत सिंह और जयराम योजना बनाते हैं कि वे बगीचे को विध्वंस कर देंगे। वे बगीचे को विध्वंस कर निकल ही रहे होते हैं कि तभी जयराम बाज बहादुर को देखता है और आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, अरे बाज बहादुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर बाज बहादुर कहता है कि सत्यानाश, ये तुमने क्या किया? तब जयराम कहता है, मुंशी जी से कहोगे तो ना? फिर बाज बहादुर कहता है, मैं स्वयं कुछ न कहूँगा, लेकिन मुंशी जी अगर मुझसे पूछे तो मैं असत्य ना कहूँगा। मुंशी जी अपने बाग को विध्वंस देखकर कहते हैं, विद्यार्थियों, तुम्हें पता है यह बाग किसने उजाड़ा है? में सन्नाटा आ जाता है। मुंशी जी फिर बाज बहादुर से पूछते हैं, बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है यह बाग किसने उजाड़ा है? बाज बहादुर, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता था, वो उत्तर देता है कि हाँ, ये काम जगत सिंह और जयराम ने किया है। उन दोनों को बहुत मार पड़ती है और फिर जयराम गुस्से में कहता है कि चलो आज बाज बहादुर की खबर ली जाए, ऐसा मारेंगे कि मदरसे में मुंह ना दिखाए। तभी जगत सिंह कहता है, हाँ, ये हमारे घर का भेदी है, दगाबाज बड़े सच्चे की दुम बना है, आज सच्चाई का हाल मालूम होगा। फिर जयराम और जगत सिंह मिलकर बाज बहादुर को मारना शुरू करता है। बाज बहादुर विनती करके उनसे ये कहते हैं, मुझे मत मारो, क्या सच्चाई बोलने के लिए भी कोई मारता है? तभी जयराम डरते हुए कहता है, अब वो सीधा मुंशी जी के पास जाएगा। तभी जगत सिंह कहता है, हाँ, और मुंशी जी हमारी खल अवश्य उधेड़ेंगे। तभी जयराम कहता है, चलो हम कल से मदरसा जाते ही नहीं। 3 दिन बीत जाते हैं और जयराम और जगत सिंह दोनों
3 दिनों के लिए गैर हाजिर होते हैं। एक दिन बाज बहादुर उन दोनों के पास जाकर पूछते हैं, क्या हुआ, मदरसा क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिर हो। मुंशी जी एक हड्डी ना छोड़ेंगे। फिर इसकी परीक्षा आज तुम लोग मदरसा जाकर ही कर लो। तब वे दोनों जयराम और जगत सिंह डरते हुए मदरसा आते हैं, परंतु वो देखते हैं कि बाज बहादुर ने तो कुछ कहा ही नहीं, और जयराम उस पे कहता है कि बाज बहादुर तो बात का धनी है। तब जगत सिंह कहता है, भला मनसी इसी को कहते हैं, हमने इसके साथ अन्याय किया है, चलो इससे क्षमा मांगते हैं। तभी जयराम और जगत सिंह दोनों बाज बहादुर के पास जाते हैं और कहते हैं, बाज बहादुर तुम की मुक्त हो, हमें क्षमा प्रदान करो। फिर बाज बहादुर कहता है कि मित्रों में क्षमा किस बात की, आओ गले मिलते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों। मैं जानती हूँ प्रेमचंद की कहानियां काफी लंबी होती है और उसे 5 मिनट में मूल वस्तु के साथ प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन काम है, और इस कठिन काम को आप सभी बखूबी कर रहे हैं। इंद्रजीत, आप तो प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं बहुत, आप इस बात से पूरी तरह समर्थ होंगे सर। इंद्रजीत सर, सच्चाई का 5 मिनट में करना बहुत मुश्किल है। हाँ, फिर भी हमारे बच्चे पूरी संवेदना को, मूल वस्तु को ला पा रहे हैं। सच्चाई का उपहार से क्या सीख मिली कि परिस्थिति या समस्या, माइक म्यूट रखें। सच्चाई का उपहार, परिस्थिति या समस्या जैसी भी हो, हमें सच का साथ देकर ही किसी को अपना बना सकते हैं। आइए प्रेमचंद की बहुचर्चित संवेदनशील, अति संवेदनशील कहानी ईदगाह, जो विश्व में भी प्रसिद्ध है, कई बार इसका मंचन हो चुका है। आइए आज बकरीद के पावन अवसर पर ईदगाह कहानी के द्वारा हम प्रेमचंद जी की याद ताजा करते हैं। बहुत ईदगाह समूह, आप अपनी कहानी प्रस्तुत करें। ईदगाह कहानी, आप अपनी कहानी प्रस्तुत करें। आप लोग तैयार हैं? मैम शायद सुहाना अनम्यूट नहीं कर पा रही है। जी मैम, शायद कोई दिक्कत है। तब तक हम लोग तीसरे का ग्रुप के पास चले जा रहे हैं। अगर मैम आप अनम्यूट। हाँ मैम, ठीक है। ओके 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 ओके। हाँ मैम, वो इंटरनेट में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए शुरू कीजिए। हाँ, नमस्कार। आज महान उपन्यासकार प्रेम सम्राट प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, और साथ ही साथ जैसे सीमा मैम ने कहा वैसे ईद भी आने वाली है। तो इस महा उत्सव में मैं और मेरी सहेलियां आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है ईदगाह। पूरे 30 दिन बाद आई है ये ईद। रमजान का महीना अभी तो खत्म हुआ। इतने दिन से इसी दिन का तो इंतजार था। बड़े बूढ़ों का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे आज सबसे ज्यादा खुश है। पूरे गांव में हलचल चल रही है। सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं, परंतु ईदगाह यहाँ से 3 कोस दूर है, वो भी पैदल का रास्ता। जाते जाते काफी देर हो जाएगी। फिर लोगों से रास्ते में बातें करना, मिलना, गपशप लड़ाना और ना जाने क्या क्या, इसमें तो काफी समय जाहिर हो जाएगा। दोपहर से पहले आना तो संभव ही नहीं है। लेकिन आज सबसे ज्यादा खुश है बच्चे। किसी ने
1 रोजे रखे हैं, किसी ने 3 रोजे रखे हैं और किसी ने तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी ये इन्हीं के हिस्से की खुशी है, इन्हें हम छीन नहीं सकते। बड़े बूढ़ों के लिए होंगे ये 30-30 रोजे। ईद तो इन्हीं की है और आखिरकार 30 दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो आ ही गई। इन्हें घर के चिंताओं से क्या मतलब, घर में दूध शक्कर है या नहीं, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। इन्हें तो बस स्वादिष्ट सवैयां खाना है। आज इन्हें काफी ईदी भी मिली है। इनके जेब में कुबेर का खजाना भी है। ये बार बार अपने पैसों को निकालते, गिनते और फिर रख देते। महमूद अपने पैसे गिनता तो उसके पास पूरे 12 पैसे होते और मोहसिन गिनता तो उसके पास उससे भी ज्यादा 15 पैसे। इन पैसों में तो मिठाइयाँ, खिलौने, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या आ जाएगा। सब बहुत खुश है, पर इनमें सबसे ज्यादा खुश है हामिद, हमारा प्यारा हामिद। 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। पिछले ही साल उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। लंबी बीमारी के कारण उनकी माँ भी गुजर गई। अब वे अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। परंतु आज इस अच्छे अवसर पर अमीना अपने रसोई में बैठकर रो रही है। कहती है, हे खुदा, ना ही मेरे घर में दाना है, ना ही मेरे घर में पैसे हैं। वो फूट फूट कर रोती रहती है। वो ईद को कोसती है। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? क्या किस्मत लेके आई है अपने साथ, एक फूटी किस्मत लेके आई है। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो क्या हम इस तरीके से ईद मनाते? नहीं ना। तो इसी के साथ देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन उनका पोता हामिद आज बहुत खुश था। हालांकि उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास फटे फूटे जूते थे और उसकी टोपी भी पुरानी हो गई थी, लेकिन ईदगाह जाने की उत्साह तो उसमें भी बहुत थी। वह अपनी दादी से कहता है, अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं जल्द जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा। इसी के साथ वो ईदगाह के लिए निकल पड़ता है। ईदगाह जाने के बाद वो नमाज पढ़ता है और फिर अपने दोस्तों के गले लगकर उनको मुबारकबाद देती है। फिर हामिद अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ बाजार के लिए निकल जाता है। बाजार जाते समय वो सोच में डूब जाता है कि उसके पास तो केवल 3 पैसे हैं, वो इन 3 पैसों का करे तो क्या करे। इसीलिए जब उसके सारे दोस्त झूला झूलने जाते हैं तो वो झूला नहीं जाता है। उसका दोस्त मोहसिन उससे कहता है कि आ हामिद, तू भी आना, बहुत मजा आ रहा है, केवल 3 पैसे की तो बात है। तभी हामिद कहता है, नहीं मुझे नहीं आना, मुझे तो झूला झूलने से चक्कर आते हैं। लेकिन मन ही मन हामिद सोच रहा होता है कि काश वो भी झूला झूल पाता, लेकिन शायद वक्त के साथ हामिद ने अपना मन मानना सीख लिया था। उसके बाद सभी दोस्त खिलौने की दुकान पे जाते हैं, जहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ खिलौना खरीद लेता है। मोहसिन मुझसे कहता है कि बोल हामिद, तू क्या खरीदेगा? तो हामिद कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना, मिट्टी के ही तो है, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, तुम लोग खरीद लो इसको। उसी के बाद हामिद जाता है मिठाई की दुकान पे, जहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है कि हामिद तू रेवड़ी ले ले, वो बहुत अच्छा होता है खाने में। तो हामिद कहता है कि नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खा लो। तभी एक बच्चा बोल उठता है कि हाँ, हमें सब पता है तेरी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो तू हमको दिखा दिखा के खाएगा, हमको तो सब पता है। ये बात सुन के हामिद वहां से चला जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक लोहे के सामान वाली दुकान मिलती है, जहाँ पर उसे चिमटा दिखता है। वो दुकान वाले से कहता है, भैया कितने का दिया ये चिमटा? तो दुकान वाला बोलता है 6 पैसे का। हामिद बोलता है, ठीक ठीक लगाओ ना भैया। दुकान वाला बोलता है, लेना है तो 5 पैसे में लो, उससे एक भी पैसा कम ना होगा। तो हामिद कहता है, मेरे पास तो केवल 3 पैसे हैं, उसमें देना है तो दो, वरना मैं चला। यही कह के वो वहां से चल देता है। उसको लगता है कि उसको डांट पड़ेगी, लेकिन तभी दुकान वाला उसे आवाज देता है और बोलता है, आओ चिमटा ले लो। और 3 पैसे में हामिद उस लोहे के चिमटे को ले लेता है। जब वह उसे अपने दोस्तों को दिखाता है तो सब उस पर हंसते हैं।
बोलते हैं तूने लोहे का चिमटा क्यों लिया, तूने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। पर हामिद बोलता है ये बहुत मजबूत है, अगर मैं इसे अपने कंधों पे रख लूं तो ये बंदूक बन जाएगी, और अगर इसे तुम्हारे मिट्टी के गुड्डों से लड़ा दूं तो वो सबको चूर चूर कर देगी। दरअसल हामिद ने यह चिमटा अपनी दादी अम्मा अमीना के लिए लिया होता है। चिमटा न होने की वजह से रोटी सेकते वक्त उनकी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए ईद के दिन पर हामिद अपनी अम्मा के लिए चिमटा ले लेता है ताकि उनके हाथ न जले। हालांकि इतना लंबा सफर तय करने के बाद हामिद भूखा है, उसका चीजों को देखकर मन ललच रहा होता है, फिर भी वो अपना मन मारकर अपनी अम्मा के लिए चिमटा ले लेता है। ईदगाह से गांव वापस आने पर अमीना जब हामिद की आवाज सुनती है तो दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है और खूब प्यार करती है। तभी वो उसके हाथ में चिमटा देखती है और पूछती है ये क्या ले आया। हामिद बोलता है मैंने चिमटा लिया है। तब वो पूछती है कितने पैसे पे लाया। तब हामिद बोलता है अम्मा आपने जो 3 पैसे दिए थे ना, मैंने उसका चिमटा ले लिया। वो अपना सर पीट लेती है और हामिद को गुस्से में बोलती है इतनी दूर गया था तू, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया लोहे का चिमटा। तब हामिद बोलता है अम्मा चिमटा न होने की वजह से आपके हाथ जल जाते थे ना, इसीलिए मैंने आपके लिए चिमटा ले लिया। ये सुनकर अमीना का सारा क्रोध स्नेह में बदल जाता है। वह सोचती है कि इस बच्चे के अंदर कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने और मिठाइयां लेते देखकर इसका मन कितना ललचा होगा, पर फिर भी इसे अपनी बुढ़िया अम्मा की याद आती रही। इस वक्त पर मानो दोनों के किरदार ही बदल गए हैं। बूढ़ी अमीना बच्चों की तरह रो रही थी और उनका प्यारा हामिद उनकी गोद में बैठा था। धन्यवाद। प्रस्तुत कहानी आपको जोड़ती है आज की पीढ़ी को कि आप अपने घर के बुजुर्गों का हामिद की तरह ही ख्याल रखें। हामिद ने कैसे भूखे रहकर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा, तो आप भी बच्चों अपने दादी नानी जो भी घर में है उनके संग बैठे थोड़ा वक्त बांटे, तो देखिएगा आपकी जो जीवन है वह कितना सुंदर मधुर हो जाएगा। इंद्रजीत सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से टाइम बहुत कम है और अच्छा ठीक है, बहुत ही कम है, क्योंकि मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये हमारे स्कूल के सिलेबस में था ईदगाह, और आज भी आपने देखा आज भी जब भी मैं ये कहानी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ मुझे भी वो अमीना की तरह रोना आ जाता है। तो मैं और फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी। अभी अच्छा अब मैं अच्छा टाइमर कौन रख रहा था? विक्रम सर? विक्रम सर रख रहे हैं, वो अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं, मैं बोलूंगी कि वो टाइमर को चलने दीजिए, क्योंकि तो फिर हमें समझ में आएगा 5 मिनट से कितना एक्सीड कर रहा है, क्योंकि उसके भी तो नंबर है ना, तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू जज, है ना। मतलब आप तो कोई यदि 6 मिनट करता है तो कोई 7 मिनट करता है, तो उस हिसाब से हम लोग नंबर भी दे पाएंगे। जी जी, ईद का मेरे ख्याल से 8 मिनट हो गया था, 8 के आसपास। हाँ जी जी जी, ठीक है मैम, चलिए आगे चलते। यस, मंत्र समूह को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कहानी यहाँ प्रस्तुत करें। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि 4 कहार एक डोली लाती हुई दिखाई दी। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? हुजूर, बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा बेटा कहीं फिर से। कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बस एक नजर देख लीजिए हुजूर, लड़के ने 4 दिन से आंखें नहीं खोली। कहा ना कि कल आना, मेरे पास अभी समय नहीं है। बस एक नजर देख लीजिए हुजूर, 6 लड़कों में से बस यही बाकी है, इसकी जान बचा लीजिए सरकार।
बुढ़े के तरफ बिना ध्यान दिए डॉक्टर मोटर की तरफ चले गए। बुढ़ा बहुत दुखी हुआ, सोचा कि संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपनी मर्जी के आगे दूसरों की परवाह भी नहीं करते। जब तक बुढ़े को मोटर दिखाई दी वो उसी तरफ देखते खड़ा रहा। उसे डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। कल कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। बेटी विहाई जा चुकी थी और बेटा 20 साल का था। उसी की जन्मदिन की पार्टी थी। शहर से रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। तभी एक औरत बोल पड़ी, अरे कैलाश, तुम्हारी सांप कहाँ है? जरा मुझे दिखा दो। मृणालिनी, इस वक्त क्षमा कीजिए, कल दिखा दूंगा। जी नहीं, मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज कल कल करते हो। दिखाते क्यों नहीं हो? जरा सी बात के लिए टाल मटोल क्यों करते हो? कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता? आप लोग तैयार हो जाए। फिर सांपों के पिटारी के पास गया और बीन बजानी शुरू कर दी। फिर सांप को निकालकर गर्दन पर लपेट लिया। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तो डाले होंगे। इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है। अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप के गर्दन पकड़कर जोर से दबाई। सांप का मुंह खुल गया और दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख ले। देखते ही देखते उस सांप ने कैलाश के हाथ पर उसे डस लिया। भीड़ में हलचल मच गई। डॉक्टर का कहना था कि उसके उंगली काट देने से वह ठीक हो जाएगा, लेकिन कैलाश ने ऐसा नहीं करने दिया। तभी एक महाशय बोले, कोई मंत्र जानने वाले ले आओ, शायद जान बच जाए। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बुढ़िया और बूढ़ा जाड़े के रात काट रहे थे। तभी किसी ने द्वार पर दस्तक दी। अरे भगत, सो गए क्या? किवाड़ तो खोलो। डॉक्टर चड्डा के लड़के को सांप ने डस लिया। डॉक्टर चड्डा के लड़के को? वही डॉक्टर ना जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं? हाँ, वही डॉक्टर चड्डा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने मेरे बेटे को देखा तक नहीं। गोल्फ खेलने जा रहे थे, सीधी मुंह बात तक नहीं की। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी को सांप ने डस लिया हो और भगत ना जा पाया। सोने की कोशिश करने लगा पर नींद कहाँ। चुपके से उठा और लाठी लेकर निकल पड़ा। बाहर एक चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? जाऊंगा कहाँ, देख रहा था रात कितना बाकी है। डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना होगा, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। सुना है मैंने, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वो 10 लाख क्यों ना दे दे। 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बात करते हुए चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। बेचारे का एक ही लड़का था। भगत डॉक्टर चड्डा के घर के सामने आ पहुंचा। अंदर से रोने पीटने की आवाज आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे और सभी सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। भगत द्वार पर जाकर डॉक्टर को बुलाया। क्या है भाई? आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख सकूं। मुझे दिखा दीजिए, शायद भैया ठीक हो जाए। भगत अंदर जाकर कैलाश को देखा और बोला, अभी देर नहीं हुई है, आधे घंटे में भैया उठ पड़ेंगे। कहारों ने भर भर कर कैलाश पर पानी डालना शुरू किया। बुढ़ा मंत्र पढ़ रहा था। जब उषा की लाल आंखें खुली तो कैलाश ने अपने आंखें खोली और पानी पीने को मांगा। कैलाश की माँ भगत के पैर पड़ी और डॉक्टर चड्डा भगत को देखते हुए उसका यश गाते फिर रहे थे, पर भगत का यहाँ कोई पता न था। भगत का पता न चलने पर डॉक्टर चड्डा ने नारायणी से कहा,
ना जाने बुढ़ा कहाँ चला गया। एक चिलम तम्बाकू भी नहीं लिया। रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर सुबह होते ही मैं उसे पहचान गया था। ये एक बार मरीज को लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज देखने से इनकार कर दिया। आज शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर मैं उसे क्षमा मांगूंगा। वो कुछ नहीं लेगा, मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो मैं अब से जिंदगी भर अपने साथ रहेगा। धैर्य से सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मंत्र समूह के साथ कर्तव्य दुश्मनी से ऊपर होता है। किस प्रकार बूढ़े ने अपनी दुश्मनी भूलकर उस डॉक्टर के बच्चे को बचाया, जिसके कारण उसकी एकमात्र संतान जो थी उसकी जान चली गई थी। अब हम पंच परमेश्वर समूह को आग्रह करते हैं कि वे अपनी कहानी प्रस्तुत करें। पंच परमेश्वर समूह, आप अपनी कहानी प्रस्तुत करें। सुप्रभात। हम बीडीएम इंटरनेशनल विद्यालय की कक्षा 9 विभाग 4 के विद्यार्थी आज यहाँ हिंदी साहित्य के कलम सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उनकी पंच परमेश्वर नामक एक रचना की स्मृतियों को आपके समक्ष जीवंत करने का प्रयास करेंगे। तो प्रस्तुत है हमारी कहानी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। दोनों का धर्म या खान पान का व्यवहार तो ना था, किंतु विचार मिलते थे। मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला भी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, पर उसके सगे संबंधी कोई न थी। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम करवा ली। जब तक दान पत्र में रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक तो खाला जान का खूब आदर सत्कार हुआ, लेकिन रजिस्ट्री की मोहर ने मानो इन सब खातिरदारियों पर भी मोहर लगा दी और जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 भीगे उसर क्या दे रही है, मानो मोल ले लिया है। बगाड़ी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उसमें से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन तक तो खाला ने सहा, किंतु जब सहन के बाहर जाने लगा तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की। बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। तो रुपए क्या यहाँ पर क्यों है? आखिर मुझे भी तो कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। तो कोई थोड़ी यह समझता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। जुम्मन की इस बात पर वह बिगड़ गई और उन्होंने पंचायत की मांग की। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती थी। कमर झुककर कमान हो गई, बहुत थक भी गए, किंतु निर्णय करना जरूरी था। बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अपने विपक्ष को सबके आगे रो आई। अब आने न आने का अख्तियार तो उनको है। मैं तो आ जाऊंगा, पर मुंह ना खोलूंगा। जुम्मन से मेरी पुरानी दोस्ती है, उससे बिगाड़ कर कब तक जीऊंगा गांव में। क्यों बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। संध्या समय एक पंचायत बैठी। शेख जुम्मन पहले से वहां बैठे हुए थे। आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दी। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहियात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो किसी तरह इसके साथ मैं रोज होकर आती। अब रात दिन का रोना कहाँ नहीं जाता। मैं बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। आखिर तुम लोग के सिवा किसको अपना दुख सुनाऊं? पंच जो कहेंगे मैं वही मानूंगी। मैं पंचों की बात पर आंखों पर चढ़ाऊंगा। इसके बाद पंचों ने जुम्मन शेख से सरपंच चुनने को कहा। पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है।
खाला जान जिसे चाहे उसे पंच बने, मुझे कोई उलझन नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, तुम पंचों का नाम क्यों नहीं बता देते? आखिर मुझे भी तो मालूम हो। इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बंद पड़ी है, इसे क्या पंच बनो। बेटा, खुदा से डरो, कैसी बात कहते हो? तुम्हारा किसी पर विश्वास हो न हो तो रहने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को अपना सरपंच चुनती हूँ। खाला जान, जुम्मन से मेरी पुरानी दोस्ती है। बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन। यह सुनकर जुम्मन शेख बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसी के हाथ में है। इसके बाद अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से कुछ प्रश्न किए। खाला जान ने तुम्हारे नाम क्या क्या किया था? पंचो, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी है। मैंने उन्हें ताहयात कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, मैंने आज तक उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपने माँ समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा सी अनबन रहती, उसमें मेरा कोई बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा मिलता ही नहीं है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बू नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र ही नहीं है, वरना मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार, जो फैसला चाहे करे। बाद पंचों ने इस मामले पर विचार किया और फिर अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने यह विचार किया है, उन्हें यह नीति संगत लगा कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। यह हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को इससे कोई परेशानी है तो हिब्बा नामा रद्द कर दिया जाएगा। यह सुनकर जुम्मन के सीने पर हथौड़ा चल गया। अब उस दिन से दोनों मित्र तलवार और ढाल की तरह मिलने लगे और उनकी सालों पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। संयोगवश अलगू चौधरी ने एक जोड़ी बैल खरीदे थे। वह बैलों का जोड़ा इतना मशहूर था कि लोग रोज उन्हें देखने आया करते थे। अचानक एक दिन उनमें से एक की मृत्यु हो गई। बचे हुए एक बैल को अलगू चौधरी ने समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू ने बैलों से इतना काम लिया कि वह बैल भी स्वर्ग सिधार गया। अलगू चौधरी जब भी बैल की कीमत मांगते तो समझू साहू बार बार टाल देते। एक दिन समझू साहू की पत्नी अलगू चौधरी को पत्नी को गालियां देने लगी। कमबख्त ने कैसा बैल दिया जिसके चलते सारा परिवार लूट गया। अरे हमारा तो सारा का सारा धन चोर लूट गए, कहाँ से दूं तुम्हें पैसा। व्यापार करते समय रास्ते में मोल से भरी बैलगाड़ी खींचते खींचते रात भर में ही बैल ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके कारण सारा धन चोर लूट गए। इस तरह से बात काफी आगे बढ़ गई और समझू साहू ने बैल की कीमत देने से इनकार कर दिया। लाचार होकर अलगू चौधरी ने पंचायत बुलाई। वही पीपल का पेड़, वही लोग जहां कभी खाला ने पंचायत बुलाई थी। अलगू चौधरी से सरपंच चुनने को कहा गया तो उसने कहा कि समझू साहू जिसे चाहे पंच चुने, उसे उससे कोई एतराज नहीं। समझू साहू ने भी जुम्मन शेख को सरपंच चुना। अब अलगू को लगा कि जुम्मन उसके पक्ष में न्याय नहीं देगा। जुम्मन को भी अवसर मिल गया बदला लेने का। जुम्मन शेख परंतु पंच के पद पर बैठकर उसके मुंह से ऐसा न्याय निकला कि सब दंग रह गए। उसने सब बातों को भुलाकर अलगू चौधरी के पक्ष में न्याय दिया। बैल कमजोर या रोग से ग्रसित नहीं था जिसके कारण उसके प्राण पके हो, बल्कि बैल से संजू साहू ने इतना कठिन परिश्रम करवाया कि वो बेचारा रास्ते में ही मर गया। आखिरकार जुम्मन ने यही न्याय दिया कि समझू साहू को बैल की कीमत देनी होगी। थोड़ी देर बाद वह अलगू चौधरी के पास आए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और रो पड़े। उन्हें यह समझ में आ गया था कि पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, और साथ ही पंच की वाणी से स्वयं ईश्वर बोलता है, और दोनों फिर मित्र बन गए। इसी के साथ हमारी कहानी का समापन होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जहाँ पंच ही परमेश्वर होते हैं और न्याय मित्रता से बढ़कर होती है।
अब मैं भाड़ में भुनी हवेली समूह को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कहानी की प्रस्तुति करें। जी मैम। भाड़ में भुनी हवेली। जी मैम। माननीय प्रभारी शिक्षिका, श्रद्धेय अध्यापक अध्यापिकाएं एवं समस्त मित्रगणों को सुप्रभात एवं सादर नमस्कार। आज कक्षा 9 वर्ग 5 के छात्र प्रेमचंद जयंती के पावन उपलक्ष्य पर उनके द्वारा रचित भाड़ में भुनी हवेली कहानी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि अंग्रेजी सरकार शासनकारों ने गाँव में जमींदारों का कितना आदर था। वे कितने क्रूर होते थे, कितने अमानवीय भी होते थे। वे किसी के प्रति अत्याचार करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते थे। जिला बनारस में वीरा नामक एक गांव था। वहां एक संतानहीन वृद्धा रहती थी। उसका नाम भुंगी था। भुंगी बोली, सुबह होते ही मैं गांव वालों के दिए गए दाने भूनने लगती हूँ और उससे जो आमदनी होती है उसी से अपना जीवन यापन करती हूँ। पर पंडित उदय भान मुझसे मुफ्त में ही दाने भुनवाते हैं और मैं मना भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनकी जमीन पर ही रहती हूँ। तभी जमींदार के 2 चपरासी आए और एक चपरासी ने कहा, ए भुंगी, यहाँ में रख के जा रहा और ये सारे दाने। भुंगी सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी ना तो मुझे रोटी खिलाते हैं, ना मेरे आंसू पोंछते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, पर ये हमेशा खोपड़ी पर सवार रहते हैं। ये ना कि उनकी 4 अंगुल जमीन मेरे पास है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? तभी चपरासी ने आकर करते स्वर में कहा, क्यों रे, दाने भुन गए? भुंगी निडर होकर कहा, भून तो रही हो, देखते नहीं हो। दूसरे चपरासी ने उलाना दी, यह क्या, सारा दिन बीत गया और तुझसे इतना अनाज न भुना गया? यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? अनाज का सत्यानाश कर दिया। देखना आज महाराज तेरी क्या गति करेंगे। मैं तेरी भट्टी तोड़ ही देता हूँ। भुंगी ने गुस्से में कहा, तोड़ दिया इसने भट्टी, मुझे फिर से बनाना पड़ेगी। अगले दिन पंडित उदय भान अपने 2-3 चपरासियों को लिए आए और सहसा उदय भान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से फिर से भट्टी बना रही है? भुंगी डरते हुए बोली, सब गांव वाले कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदय भान आग बबूला होते हुए बोले, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। उदय भान ने भट्टी में एक ठोकर मारी और फिर उन्होंने पूछा, अब तो यहाँ फिर तू भट्टी न ही बनाएगी? भुंगी ने सफाई दी, भट्टी ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? सेवा तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उदय भान पलट कर बोले, गांव में रहेगी तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। भुंगी ने खुलासा किया, सेवा तो तभी करूंगी जब भट्टी बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते सेवा नहीं कर सकती। उदय भान ने तेवर बदले, तो छोड़कर निकल जा। भुंगी पूछी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? मैं इसी झोपड़ी में बुरी हुई हूँ, मेरे सास ससुर बाप दादे इसी झोपड़ी में रहे। उदय भान भड़के, अच्छा तो अब कानून भी बगाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती ही तो चाहे रहने देता, लेकिन अब तो तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। उदय भान ने साथ चल रहे चपरासियों को आदेश दिया, अभी जाकर इसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भट्टी बनती है। तभी एक चपरासी ने कहा, एक क्षण में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आकाश से बातें करने लगी। दूसरे चपरासी ने भगदड़ का वर्णन किया। भाड़ के सामने किसानों की कई झोपड़ियां थी जिनमें आग लग गई और उसकी लपटें पंडित उदय भान की हवेली को भी अपनी चपेट में ले ली। भुंगी अंतिम में सब देख सुनकर बोली, हम गरीबों पर अत्याचार करने वाले जमींदार का बदला भगवान ने ही ले लिया। धन्यवाद। 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 बहुत सुंदर कहानी, भारतीय ग्रामीण समाज के वास्तविक जीवन का चित्रण, जिसमें थोड़ी सी जमीन के लिए
किस प्रकार पूरा घर जला दिया जाता है। अब मैं अंतिम प्रतिभागी पूस की रात प्रेमचंद जी की बहुत चर्चित कहानी जो भारतीय किसान की मर्म व्यथा को प्रस्तुत करती है, आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कहानी का वाचन करें। निर्णायक गण को हमारा सादर प्रणाम। हम कक्षा 9 अनुभाग 6 के छात्र प्रेमचंद जी की एक छोटी सी कहानी पूस की रात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। पूस की रात। सारा आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। माँ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। सहना नहीं मानेगा, वो घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से झाड़ों में मरेंगे, पर पैसे दे दिए तो बला तो सिर से टल जाएगी। मुन्नी उसके पास से दूर हटे और आंखें तरेती हुई बोली, जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे, क्यों नहीं खेती छोड़ देते, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। मर मर खेती करो, ऐसी खेती से बात जाए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू ने आलय पर से रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसकी अंधेरी रात आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। क्यों रे जबड़ा, जाड़ा लगता है? कहता तो था कि घर में पुआल के नीचे लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आया है? तू सोचा मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। चांद की रोशनी के नीचे दोनों ठंड से कपकपा रहे थे। बस अब और नहीं रहा जाता, चलो जबरू जाके बगीचे से पत्तियां बटोर कर तापे। पत्तियां बटोरते वक्त हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारे नाक में भी महक आ रही होगी। यह महक मेहंदी के पेड़ के फूलों से आ रही थी। पत्तियां बटोर कर वे वापस आए और थोड़ी ही देर में अलावा जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। हल्कू ने मुस्कुराकर जबड़ा से पूछा, क्यों अब ठंड नहीं लग रही? जबड़ा ने जैसे फू फू करके कहा, मालिक अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। हल्कू ने मन ही मन सोचा, ये उपाय पहले ना सूझा, इतनी ठंड क्यों खाते। हल्कू के सो जाने के बाद जानवरों का एक झुंड खेत में आया, शायद नीलगायों का एक झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उनके चबाने की आवाज चढ़ चढ़ सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, जबड़ा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, परंतु उसे नीलगाय की चरचर आवाज सुनाई दे रही थी। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वो फिर जलते हुए पुलाव के पास आ बैठा और अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली गई थी और मुन्नी बोल रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? तुम यहाँ आकर सो गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे सिर्फ अपनी खेत की ही पड़ी है। मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं हिल भी ना पाया। दोनों फिर खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मालगुजारी करके भरनी पड़ेगी। हल्कू ने मुस्कुराकर मन ही मन सोचा, अब यहाँ ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।
धन्यवाद। अत्यंत मार्मिक रचना जहां कृषक के मजदूर बनने की त्रासदी को दिखाया गया है। आज हम मजदूरों का जिस प्रकार पलायन शहर से गांव की ओर देख रहे थे, ये वही किसान हैं जो भूखमरी और जमींदारी को प्रथा के शोषण के कारण पलायन करने के लिए शहर पर में मजबूर हुए थे। हल्कू उसी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है। अब मैं कार्यक्रम के प्राय अंतिम चरण में पहुंच चुकी हूँ और निर्णायक गण, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी अच्छी कहानी वाचन देखकर निर्णय करने में काफी कठिनाई आने वाली है, क्योंकि सभी वर्गों ने, सभी कक्षाओं ने 9-1 to 9-6 बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। बहुत ही इस प्लेटफॉर्म का उन्होंने सदुपयोग किया है कहानी वाचन के लिए। प्रियंका मैम, अगर आपका स्कोर सीट, सभी जजों से नम्र निवेदन है कि स्कोर सीट रेडी हो गया है तो आप सौरभ सर को व्हाट्सएप कर दीजिए। प्रियंका मैम। जी जी जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। यस मैम, इसीलिए मैं आपको बोलूंगी। प्रियंका मैम, आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया आप लोगों ने। मैं यही बोलना चाहूंगी कि कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि जब भी कोई भी चीज टाइम बाउंड होता है तो आपको टाइमर रख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी टाइमर रख के आप प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको आपका मतलब 5 मिनट टाइम है तो उसके अंदर करना होगा, तो उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और यदि मैं बोलना चाहूंगी, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत ही जरूरत था। जैसे मैं 2 बच्चों का नाम बोलना चाहूंगी, आई थिंक सभी ने जिन्होंने सुना है वो मेरे साथ सहमत रहेंगे। श्लोक और सुहाना, इफ मैंने नाम सही बोला है, उन लोग का वॉइस मॉड्यूलेशन एकदम परफेक्ट था। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की। देखिए, हर चीज का एक प्रैक्टिस होता है, तो आप जैसे आप लोग ने सुना, उन लोग ने जैसे बोला, तो उसी तरह आप यदि एवरीडे जब भी हो, आपका यदि ऐसे इसमें इंक्लिनेशन है तो इसको प्रैक्टिस करते करते आप लोग जरूर परफेक्ट बन जाएंगे। एंड सीमा मैम, थैंक यू सो मच ऐसे प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलती है और उन्हें और भी ऐसे उन्होंने मैंने स्टोरी को इन डेप्थ पढ़ा है, जिससे उन्हें हर स्टोरी के बारे में अच्छे से उन्होंने समझा है और उन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन किया। वेरी गुड चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट। प्रियंका मैम, ये इनके सिलेबस में भी आया है कहानी लेखन, इसीलिए मैंने इस प्रतियोगिता को रखी है। अच्छा। सीबीएसई की तरफ से ये उनका इस बार नया ऐड हुआ है क्लास 9 में मैम। ओके, धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मैम। आप लोग के मार्गदर्शन में ही हम लोग सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं नीलिमा मैम से गुजारिश करूंगी कि वे बच्चों के लिए 2 शब्द कहें। नीलिमा मैम, शायद नीलिमा मैम नहीं सुन पा रही है। इंद्रजीत सर आप कुछ कहें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पहले बात है तो वो है जो मैम ने कहा कि वो टाइम का जितने भी आप, जैसे सीमा मैम ने कहा कि इतने अच्छे इन्होंने किया है कि मतलब मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम था, इतना अच्छा किया है। और दूसरा बात है कि वो टाइम थोड़ा आपको ख्याल करना होगा ना, टाइम से वो हो जाएगा, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। तो और वॉइस मॉड्यूलेशन वाली बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रियंका मैम है मीटिंग में, शायद है अभी। हाँ, सर है मैम है। हाँ, तो मैम एक और नाम आई वुड लाइक टू मेंशन, शायद आपको भी लगाओ, क्योंकि मैं ये नाम मुझे लगा वर्तिक रैना। वर्तिक भी बहुत अच्छा किया है, पर वर्तिक तो शायद कंपटीशन में नहीं था। लेकिन एक
जी जी एक क्लास कैरेक्टर है जो 10 बिल्कुल वर्तिक की तरह दिख रहा था। ये हुआ मैम, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि स्टूडेंट यहाँ पे है, वो वर्तिक नहीं था। वो नहीं वो लग रहा था, लेकिन वर्तिक मुझे भी, मैं बोली क्या हुआ वर्तिक कैसे, फिर बोली अरे ये तो 9 है, तो वो थोड़ा मिल रहा है मैम फेस, इसीलिए प्रियंका मैम, मुझे तो लगा हाँ, इसीलिए शायद सर को ये हुई। हाँ, लेकिन मुझे भी लगा था। हाँ, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन भी ये दोनों का बहुत ही अच्छा था। और जितने भी मतलब मार्क्स हमने डिडक्ट किए हैं, मतलब करना पड़ा था, शायद टाइम के लिए ही होगा, जस्ट टाइम के लिए, और Yes. कहीं पे हम मार्क्स और डिडक्ट कर नहीं पाए, बाकी सब ठीक ही था। बाकी वाक्य बोलिए, कहानी का चुनाव बोलिए, प्रस्तुतिकरण, भाव संप्रेषण, एवरीवन हैव डन देयर बेस्ट। बस टाइम में ही शायद इसलिए अच्छा वो टाइम रखा हुआ है, वरना हमें तो जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। नहीं तो मुश्किल हो जाता है जजमेंट करना। इसीलिए मैंने नंबर दे दिया वहाँ पे 2 मार्क्स कि आप लोग को सुविधा होगी उससे। नहीं जी 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 आप कार्यक्रम के नीलिमा अंतिम मैम पड़ाव में- शायद, नीलिमा मैम शायद है। हाँ, आप कुछ Yes, बोलिए। नीलिमा मैम। हाँ, नीलिमा मैम। सचमुच में बहुत मुश्किल हो जाता है जज करना बच्चों के लिए। इतना सभी ने इतनी अच्छी प्रस्तुति की कि हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम किसको चुने किसको ना चुने। पर हाँ, सचमुच में कई लोगों का वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही अच्छा था। वो नाम मैं भी बोलना चाहूंगी, सुहाना ने, और एक नाम तृप्ति ने बहुत अच्छा बोला। हाँ, तृप्ति भी अच्छा बोली, ये भी बहुत अच्छा बोला। अच्छा नीलिमा मैम, मैं आपसे प्रश्न करूंगी, आपको कैसा लग रहा है? तो आप ही के स्टूडेंट्स है, आप ही ने तो आपको बच्चों के टैलेंट को देखकर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे हमारे इतने टैलेंटेड हैं। नीलिमा मैम, इनकी ऊर्जा को प्रयोग करना है हम सभी को, हम टीचर को इनकी ऊर्जा, इनकी प्रतिभा को हमको सबके सामने लाना है, क्योंकि ये बहुत बहुत जानते हैं, कई मामलों में हमसे भी बहुत आगे है। मैं हमेशा बोलती बच्चों में तुमसे सीखती हूँ कई बार। हमसे आगे ही रहे बच्चे। हाँ, और इसीलिए बस इनकी प्रतिभा को, इनकी ऊर्जा को सामने लाना है। सच पूछिए तो जब मैं कार्यक्रम के बारे में सोच रही थी तो बड़ी घबराई हुई थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नाटक, कहानी वाचन कैसे संभव होगा, लेकिन एक सप्ताह की कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव होता है। तो जैसे मैंने कहा, आशा रूपी संचालक शक्ति ही हमारी गुरु मंत्र है। और नीलिमा मैम कार्यक्रम के, और प्रियंका मैम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। और जैसा कि है, हम लोग हिंदी शिक्षक शिक्षिकाएं जो है, कविताओं से, साहित्य से थोड़ा लगाव होता है, तो इस लॉकडाउन के समय की 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे बच्चों का काफी उत्साह बढ़ेगा। इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में उनको कुछ करने की और इच्छा होगी, और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। प्रस्तुत करूं मैम, प्रियंका मैम? जी बोलिए। ठीक है। बंधी है आज जिंदगी, बंधी है आज जिंदगी, कल बहेगी फिर हवाओं से, कल बहेगी फिर हवाओं से, मिटेगा फिर अंधेरा, सवेरा रूबरू होगा, मिटेगा फिर अंधेरा, सवेरा रूबरू होगा, नजारे फिर जवां होंगे, यकीनन हूबहू होगा, यकीनन हूबहू होगा। अभी इम्तिहान बाकी है, अभी इम्तिहान बाकी है, यह बीत जाएगा, भले ही वक्त गूंगा आज है, भले ही वक्त गूंगा आज है, कल वह गीत गाएगा, कल फिर ख्वाब महकेंगे, कल फिर ख्वाब महकेंगे, फिजाएं मुस्कुराएंगी, बंधी है आज जिंदगी, बहेगी फिर हवाओं से, बंधी है आज जिंदगी, कल बहेगी फिर हवाओं से, वही पुराने दिन लौट कर आएंगे, फिर से जिंदगी खिलखिलाएगी, मुस्कुराएगी, और लहरों की तरह अटखेलियां लेगी, जिंदगी लहरों की तरह अटखेलियां लेंगी। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। सौरभ सर, आपका निर्णय तैयार है? सौरभ सर। मैंने नहीं भेजा है मैम। अच्छा, सीमा मैम, सीमा मैम, हम लोग ये, हाँ ये सीमा मैम, मैं बोलूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे अभी ये सेशन छोड़ दें, एंड देन हम लोग सभी जजेस मिलके विल डिस्कस हियर एंड देन अनाउंस द रिजल्ट्स लेटर।